अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। तो आज हम बाइनरी रिलेशन, फंक्शन और उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। Binary relation. Mathematically, a relation is any set of ordered pairs. Ordered pair student क्या होता है? Ordered pair of element. An ordered pair is a pair of elements in which the elements are written in specific order. Order pair student हमारे पास एक पेयर होता है एलिमेंट्स का, जिसमें हम एलिमेंट्स को एक ऑर्डर के तहत लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है एक ऑर्डर पेयर x, y। तो जो रिलेशन है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का, एक कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसे हम रिलेशन बोलते हैं। तो बाइनरी रिलेशन की जो डेफिनेशन है कंप्लीट स्टूडेंट, वो यहां से हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन्हीं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ all ordered pairs x y such that x belong to a, y belong to b and is denoted by a cross b. Let a and b be the two non-empty sets. a और b स्टूडेंट दो non-empty set होंगे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट ऐसे लिखा जाएगा a क्रॉस b। Then the Cartesian product is, वो क्या होगा? Set of all the ordered pairs. कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास एक सेट होगा तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का, जो कि हम इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे x, y, सच दैट जो x जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये बिलोंग करेगा सेट A से, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ये बिलोंग करेगा सेट B से, एंड इज डिनोटेड बाय a क्रॉस B। तो ये स्टूडेंट हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू B। एनी सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारे पास अब एक क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका कोई भी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट लेंगे तो वो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन कहलाएगा ए से बी में। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो डिफरेंट हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होंगे, इनमें से कोई एक सिंगल अगर आप ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो वो ऑर्डर पेयर हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन होगा। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और इसको स्टूडेंट हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। थर्ड पॉइंट है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये जो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये हमारे पास डोमेन बताएगा रिलेशन आर की, जो कि हम इस तरह से लिखेंगे डोमेन ऑफ आर। और जो सेकंड एलिमेंट होगा स्टूडेंट ऑर्डर पेयर का, ये हमारे पास एक रिलेशन बनाएगा जिसको हम रेंज बोलेंगे, और ये लिखा जाएगा रेंज ऑफ आर। इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए सेट का ए के साथ ही, ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए नॉन एम्प्टी सेट हो और सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका कोई भी अगर हम सबसेट लिखते हैं स्टूडेंट तो वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 आती है। लेट C1 C2 C3 be 3 children and M1 M2 be 2 men such that the father of both C1 और C2 जो चाइल्ड है, इनका फादर जो है वो represent किया हमने यहाँ पर is M1 such that the father of both C1 and C2 is M1 and father of C3 and father of C3 is M2। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 चिल्ड्रन है और 2 फादर है। C1 और C2 के जो फादर है वो M1 है और C3 के जो फादर है वो M2 है। फाइंड द रिलेशन बनाकर देना स्टूडेंट चाइल्ड टू फादर। तो सी सेट हमारे पास बन गया सेट ऑफ चिल्ड्रन C1 C2 C3 और सेट ऑफ फादर M1 M2। रिलेशन आर क्या बनाना हमने? चाइल्ड से फादर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और वो कैसा सेट होगा? जिसमें हम चाइल्ड और फादर लिखेंगे। अब C1 है ना, C1 का जो फादर है वो हमने रिप्रेजेंट कर रखा M1 से, तो C1 कामा M1। फिर इसी तरह C2 का भी जो फादर है वो M1 ही है, तो कामा C2 M1।
और फिर C3 का जो फादर है वो M2 है, तो C3 कामा M2। तो ये हमने स्टूडेंट रिलेशन लिख लिया चाइल्ड टू फादर। इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बने हैं। अगर इस रिलेशन का स्टूडेंट्स डोमेन लिखते हैं तो वो फर्स्ट एलिमेंट्स बनेगा, तो C1 C2 C3 ये डोमेन आ गया, और सेकंड एलिमेंट M1 M2 ये हमारे पास रेंज आ जाएगा। अब याद रहे स्टूडेंट्स, ये M1 हमारे पास 2 टाइम है, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ओनली 1 टाइम लिखेंगे। तो इसको अगर स्टूडेंट्स हम डायग्राम की फॉर्म में अगर इसको शो करते हैं, तो ये C1 C2 C3 ये सेट हमारे पास चाइल्ड का हो गया, ये सेट ऑफ फादर हो गया M1 M2। तो C1 का रिलेशन M1 से है, C2 का भी रिलेशन M1 से है, लेकिन C3 का रिलेशन M2 से है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है, ए सेट है 1 2 3, डिटरमाइन द रिलेशन आर सच दैट x इज लेस देन y। आर रिलेशन फाइंड करना, और कंडीशन ये है कि x जो है वो लेस देन y होना चाहिए। तो ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट्स, A क्रॉस A। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, इसी तरह 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर इसी तरह 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए। 3 × 3 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब स्टूडेंट इनमें से जो रिलेशन हमें लिखना है ना, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, ये रिलेशन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसमें से हमें रिलेशन लिखना है और उसकी कंडीशन ये है कि x लेस देन y होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1, 2, क्योंकि 1 लेस देन है 2 से। इसी तरह 1, 3, 1 लेस देन है 3 से। इसी तरह स्टूडेंट 2 लेस देन 3, 2, 3, ये 2 लेस देन है 3 से, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इस रिलेशन का डोमेन और रेंज लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं किसी भी रिलेशन में डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये डोमेन होते हैं, तो 1 1 2, लेकिन हम 1 को रिपीट नहीं करेंगे, 1, 2 लिखा जाएगा। रेंज जो सेकंड एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेंज होते हैं, तो ये 2 3 और 3 है, तो 3 को रिपीट नहीं करेंगे, हम 2, 3 लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है फंक्शन, इट्स डोमेन एंड रेंज। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, पेपर के हवाले से भी। फंक्शन, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात मेंशन की भी है कि रिलेशन को ही फंक्शन बोलेंगे। अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन डिफाइंड एज लेट A and B be the two non-empty sets। जैसे हमने रिलेशन में बोला था A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, वैसे यहाँ भी A and B be two non-empty sets such that F is a relation from A to B। F रिलेशन होगा A से B, that is F is a subset of A cross B। F is a subset of A cross B। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने जो रिलेशन लिखा ना, तो ये 1, 2, ये 1, 3, ये 2, 3, ये इस A क्रॉस A के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनके सबसेट्स लिखे हुए हैं। तो शुरू में हमने कहा कि कोई भी जो सबसेट है ना किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो रिलेशन कहलाता है। तो यहां पर भी यही बात है, F is a relation from A to B, that is F is a subset of A cross B। अब फर्स्ट कंडीशन ये होगी, F is a relation from A to B, that is F क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस B का। दूसरी कंडीशन ये है स्टूडेंट्स के इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट A होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, F is a relation from A to B, that is F must be subset of A cross B। दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी सेट A। और थर्ड कंडीशन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F। दो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो इक्वल नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F। फंक्शन जो स्टूडेंट्स हमने लिखा उसमें डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। कहीं पे भी कोई फर्स्ट एलिमेंट जो है कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम नहीं आने चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल, then F is said to be a function from A to B। The function F is written as F function A to B, which is read as F is a function from A to B। डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होगा,
सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे रिलेशन में पढ़ा ये डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, इसी तरह सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ये रेंज होगा। और डोमेन ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स ये मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए ए के, और को डोमेन फंक्शन का स्टूडेंट्स क्या होता है, जो सेट बी होता है उसको को डोमेन बोलते हैं। तो सेट ए फंक्शन की डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू ए। मीन क्या कि स्टूडेंट्स उसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे जिसका डोमेन सेट ए के इक्वल होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल ए, और जो को डोमेन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेट बी होता है, को डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट बी। और जो रेंज है स्टूडेंट हमारे पास ये सेट बी के इक्वल भी हो सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज है ये सब सेट होना चाहिए सेट बी का। तो रेंज के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रेंज मस्ट बी इक्वल सेट बी, या हम कह सकते हैं कि रेंज शुड बी अ सबसेट ऑफ बी। रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ सेट बी। एग्जांपल 9 हमारे पास, इफ A is a set 0 to 4, B is a set 3, 5, 7, 9, 11, define a function, और उसकी कंडीशन ये है कि y is equal to 2x plus 3, x belong to A, y belong to B, find value of function f, its domain, codomain and range। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे y is equal to 2x plus 3। अब यहां पर अगर स्टूडेंट मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं ना, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें ना A सेट है A, तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है ना उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x होता है, सेकंड एलिमेंट y होता है। तो अगर x स्टूडेंट हम 0 रखें तो y हमारे पास 3 आ जाता है। तो ये देखें x 0 y 3 एक ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट हम लिखेंगे, अगर x 1 रखें तो जो y हमारे पास ये 5 आ जाता है। तो x 1 y 5 y जो है ये 5 आ गया सेकंड ऑर्डर पेयर। इसी तरह x 3 रखें तो ये हमारे पास 9 आ जाता है, 3 2 6 प्लस 3 9। तो अगर हम x3 रखते हैं तो y हमारे पास 9 आ जाता है। और इसी तरह अगर हम x4 रखते हैं तो y हमारे पास 11 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमने ऑर्डर पेयर यहां पर लिख दिए हैं। अब ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ये होंगे 0 1 2 3 4। तो ये 0 1 2 3 4 लिख लिया, जो कि सेट ए बनता है। यहाँ पर ये सेट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ फंक्शन अगर सेट ए हो तो फिर हम उसको फंक्शन मानते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि स्टूडेंट्स को डोमेन क्या, वो सेट बी होता है। तो सेट बी हम लिख दें 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ये हमारे पास को डोमेन हो गया। और रेंज स्टूडेंट इस फंक्शन की क्या बनती है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ये हमने रेंज लिख दी, जो कि सेट बी के इक्वल बनती है। तो सेट बी के इक्वल भी हो सकती है, या रेंज जो है ये सब सेट हो सकती है सेट बी का। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व कर ली है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इनटू फंक्शन। इफ अ फंक्शन f a to b is such that range of function must be subset of set b, that is range of function not equal set b, then f is said to be a function from a into b। तो ये स्टूडेंट्स बात हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ी है कि जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल भी हो सकती है और उसका सबसेट भी हो सकती है। तो अगर रेंज सबसेट हो सेट बी का तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट्स, अ फंक्शन f a to b is called an into function if at least one element in b is not an image of some element of set a। b का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका इमेज सेट a में मौजूद ना होना चाहिए। एक से ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन बी सेट का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जिसका इमेज सेट ए में मौजूद ना हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक फंक्शन लिखा हुआ है 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2। तो इसकी अगर डोमेन लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3 आ जाएगा, और रेंज अगर लिखें तो 3। तो 1, 2, 3 रेंज बनती है, और हमने ये बात कही है कि रेंज जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, ना कि बी के इक्वल होना चाहिए। अगर रेंज बी के इक्वल नहीं है तो सेट बी का सबसेट है, रेंज अगर सेट बी का सबसेट हो तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। यहां पर मैंने लिखा है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स बी के। अगर रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट हो सेट बी का तो फिर ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है वन वन फंक्शन। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए के तमाम अरकान के जो इमेजेस हैं वो सेट बी में मौजूद हो। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, चार अरकान है, इसके चार एलिमेंट्स हैं और चारों के इमेजेस मौजूद है। इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4। तो ये हमारे पास एक वन वन फंक्शन है। क्या डेफिनेशन होगी वन वन फंक्शन की? इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ये इनटू फंक्शन भी बनता है, क्योंकि बी का एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज सेट ए में मौजूद नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है इंजेक्टिव फंक्शन। If a function f a to b is such that ऐसा फंक्शन हो it is into and वन वन। अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हो, into फंक्शन भी हो और वन वन भी हो। into कैसे स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैंने बताया कि सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जिसका इमेज सेट ए में मौजूद ना हो। और वन वन का स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हर एलिमेंट का, सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में इमेज मौजूद होना चाहिए। तो अगर फंक्शन हमारे पास वन वन भी हो और इनटू भी हो तो फिर इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है ऑनटू और सरजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑनटू फंक्शन if every element of set B is an image of at least one element of set A, that is the range of function। अगर स्टूडेंट हमारे पास सेट B के इक्वल हो तो फिर ऐसे सेट को हम ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन में क्या है? अगर B का हर एलिमेंट सेट A के कम से कम एक एलिमेंट का इमेज जरूर हो तो फिर ऐसे फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑनटू फंक्शन if every element of set B is an image of at least one element of set A। या इसकी स्टूडेंट्स जो इजी डेफिनेशन है वो ये होगी, a function f is called an onto function if a range of function must be equal set B। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास आता है बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन एंड onto। A function f a to b is called a bijective function if and only if, अगर स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन वन वन भी हो और onto भी हो तो ये हमारे पास बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन में क्या है स्टूडेंट्स के ए के हर एलिमेंट का जो इमेज है वो सेट बी में मौजूद हो, एक कंडीशन ये थी। और ऑन टू की ये थी कि बी का जो हर एलिमेंट है उसकी इमेज किसी ना सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जरूर बन रहा हो, तो फिर इस सूरत में हम सेट को नाम देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो अगर फंक्शन हमारे पास वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है, वन वन की भी और ऑन टू भी की। और ऑन टू का मैंने ये बताया है कि जो रेंज है फंक्शन की वो मस्ट बी इक्वल टू सेट बी। तो अगर स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशंस हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो फिर ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन का। और लास्ट में हमारे पास है एक नोट लिखा हुआ है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स याद रहे, हर फंक्शन एक रिलेशन कहलाता है लेकिन हर रिलेशन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो सेट ए है इसका हर एलिमेंट कोई ना कोई इमेज सेट बी में जरूर बना रहा हो और एक ही इमेज बना रहा हो, कोई एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता सेट बी में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर फंक्शन रिलेशन कहलाता है, ये भी रिलेशन है, ये भी, लेकिन जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हर रिलेशन एक फंक्शन भी हो। तो होप सो स्टूडेंट्स के ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।